नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के समाज शास्त्र के अध्यायवर सॉल्व पेपर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पश्चिमी विचारक के 503 तक क्वेश्चन कर लिया है। आज हम 504 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया है। तो किसने ध्यान दिया है? कोजर जी ने ध्यान दिया है। जर्मनी मूल के आधुनिक संघर्षवादी सामाजिक सिद्धांतकार कोजर का मत है कि संघर्ष किसी भी समाज में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन्होंने संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। तो कौन सी है? तो अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियां जो हैं तो अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित होती हैं। पैरेटो ने अतार्किक क्रिया के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अवशिष्ट चालक और भ्रांत तारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? तो किसने भेद किया है? दुर्खीम ने किया है। दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है। दुर्खीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी माना जाता है। इन्होंने खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? तो किसने किया है? स्पेंसर जी ने किया है। स्पेंसर को सामाजिक विचारकों में दूसरा संस्थापक जनक कहा जाता है। स्पेंसर ने सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक, तिगुनी यौगिक के रूप में किया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धर्म को अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही अवलोकनों का चयन करना है। तो समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, एक ये उनके अवलोकन सही है। और दूसरा है परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज, ये भी सही है। तो हमारा बी और डी ऑप्शन जो है तो सही हो जाएगा। दुर्खीम समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं। धर्म की व्याख्या में दुर्खीम ने अवलोकन के आधार पर बताया है कि समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और परलोक का राज्य महिमा मंडित समाज है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नलिखित में से एक नहीं है, पहचाने। तो जो जनतांत्रिक है वो प्रारूप विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है कि आदर्श प्रारूप के संदर्भ में वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 रूप बताए हैं: पारंपरिक रूप, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया। अतः जनतांत्रिक वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा नहीं है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तर्क का प्रयोग किसने किया था? तो तर्क का प्रयोग जो है तो पैरेटो जी का है। वहीं द्वंद्वात्मक की बात करें तो मार्क्स जी का है। आदर्श प्रारूप की बात करें तो वेबर जी का है। प्रकार्यात्मक की बात करें तो दुर्खीम जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है? तो किसने लिखा है? इमाइल दुर्खीम जी ने लिखा है। इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करना चाहते थे। अतएव सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामाजिक विज्ञानों की वस्तुनिष्ठता की समस्या पर उन्होंने जोर देकर उसे विषय निष्ठता से मुक्त होने तथा वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण है? वर्ग चेतना का। मार्क्स के अनुसार जो है तो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष जो है तो अनिवार्य है। वर्ग संघर्ष के लिए सर्वप्रथम तो एकजुट होकर वर्ग निर्माण आवश्यक है। चूँकि व्यक्ति अपने वर्ग की पहचान स्वयं ही करेगा, इसके लिए सर्वप्रथम अनिवार्य चरण क्या है? वर्ग चेतना। अर्थात वर्ग चेतना से ही व्यक्ति जो है तो समान स्थिति के लोगों को समूह बनाता है, संगठित करता है तथा अपने हित में विरोध करने का स्वर ऊंचा करता है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी समाज, जो कि सामंतवादी समाज के अवशेषों से अंकुरित हुआ है, वर्ग संघर्ष से विमुक्त नहीं होता, केवल पुराने स्थान में नवीन वर्गों का उत्पीड़न की नई अवस्थाओं की नवीन प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया है।
वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया है? तो इमानुएल दुर्खीम जी ने किया है। ये हमने देखा है काफ़ी बार क्वेश्चन। एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि दुर्खीम समाजशास्त्री व्याख्या में कारणत या कारण संबंध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति को अनुपयुक्त मानते हैं। उनका निश्चित मत यह है कि इस संदर्भ में तुलनात्मक पद्धति ही ऐसी सर्वोत्कृष्ट पद्धति है जिससे कि कार्य कारण संबंध की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है। वास्तव में जब भी किसी समाज में दो विभिन्न घटनाएं घटती हैं या समाज में अनुपस्थिति हो जाती है तो यह जानने के लिए कि उनमें कौन सी घटना दूसरी घटना के उत्पन्न होने के कारण है, हमें उन सभी परिस्थितियों की तुलना करनी होगी जिनमें कि वे घटनाएं घटित हुई हैं या अनुपस्थिति हुई हैं। वास्तव में यह इस कारण करना पड़ता है क्योंकि सामाजिक घटनाओं का सामाजिक परिस्थिति से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा पैरेटो की तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोज्य है? तो कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप दोनों से तार्किक क्रिया। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है कि पैरेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण दो भागों में किया है। कौन कौन से? तर्क संगत प्रक्रियाएं तथा अतर्क संगत क्रियाएं। पैरेटो के विचार में इस प्रकार का वर्गीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। आपने इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को दो आधारों में बांटा है। पैरेटो के मतानुसार तर्क संगत क्रियाओं का आधार सामान्यतः वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि अतर्क संगत क्रियाओं का आधार क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस कारण तर्क संगत और अतर्क संगत क्रिया को समझने से पहले वस्तुनिष्ठ या तथा व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ समझ लेना उचित होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? तो किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, इस रूप में पहचाना है। दुर्खीम ने सर्वप्रथम एनोमी की अवधारणा का प्रयोग समाज में श्रम विभाजन को स्पष्ट करने के दौरान किया था। दुर्खीम की मान्यता है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं असीमित होती हैं तथा उन नियंत्रण शिथिल हो जाता है, जो उनकी पूर्ति भी असंभव हो जाती है। असीमित आकांक्षाएं व्यक्ति पर समाज विरोधी व्यवहार के लिए दबाव डालती हैं, जिससे नियमहीनता पैदा होती है। आपकी मान्यता है कि समाज में श्रम विभाजन के बढ़ने पर समाज के विभिन्न अंगों में सामंजस्य नहीं रह जाता। इससे समाज में नियमहीनता या व्याधिकी की स्थिति क्या होती है? पैदा हो जाती है। सामाजिक नियंत्रण की यह स्थिति ही अपराध को जन्म देने के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। वहीं अगला क्वेश्चन यह है कि मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? डेहरनडार्फ ने। रॉल्फ डेहरनडार्फ ने मार्क्स के सामाजिक संरचना के विभाजन को सही नहीं माना है। मार्क्स केवल बुर्जुआ और सर्वहारा को ही सामाजिक संस्करण में रखते हैं, जबकि नए बुर्जुआ वर्ग जो कि उद्दीपन होता है उसकी चर्चा मार्क्स ने नहीं की है, बल्कि डेहरनडार्फ ने नए उद्दीपन वर्ग की चर्चा करते हैं, जो कि सर्वहारा वर्ग से निकलकर बुर्जुआ और सर्वहारा के मध्य एक मध्यम वर्ग के रूप में आता है। सामाजिक व्यवहार और आर्थिक संबंधों में यह सर्वहारा व बुर्जुआ दोनों से भिन्न होता है। यह वर्ग मध्यम वर्ग है जो बुर्जुआकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद में लाभ के दर कम होने की आशंका रहती है, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। कार्ल मार्क्स के विचारानुसार वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत गिर जाती है और लाभ की दर क्या होती है? कम होने की आशंका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व है जो पूर्व से भिन्न था, जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ? तो क्या है? देख लेते हैं क्या है। यहाँ पास धार्मिक नैतिकता है। वेबर पूंजीवाद के विकास के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को महत्वपूर्ण माना है। मैक्स वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धार्मिक नैतिकता को क्या कहा है? पूंजीवाद के विकास का कारण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? तो किस बात का प्रतीक है? गोत्र का प्रतीक है।
कोई भौतिक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक समूह, सामान्यतः कोई पशु पक्षी अथवा पेड़ पौधा, जिसे किसी सामाजिक समूह, गोत्र या समूह या देश समूह आदि के सदस्य विशेष सम्मान तथा श्रद्धा से देखते हैं तथा जिसके साथ विशिष्ट भावनात्मक संबंधों को अनुभव करते हैं, टोटम या गढ़ चिन्ह कहलाता है। दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद गोत्र का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है तो पैरेटो की तार्किक क्रिया को परिभाषा की सही बयान करती है। तो कौन सी करती है कि वो क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वो वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। पैरेटो ने क्रिया के दो रूप बताए हैं, तार्किक और अतार्किक। उन्होंने ऐसी क्रिया को तार्किक क्रिया कहा है जिसमें साध्य एवं साधनों के बीच विवेक सम्मत आधार पर समायोजन होता है। साधनों को साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समाज अनुमोदित भी होना चाहिए। ऐसी क्रिया के बीच में कार्य कारण संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, जो ए है, वर्ग अपने प्रतिरोधी हितों से जागरूक होता है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं तो चेतना की विशेषता होती हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग के निम्न दो प्रकार होते हैं, अपने आप में वर्ग और अपने लिए वर्ग। वर्ग संगठन दोनों की विशेषता है, परंतु एक संगठन वर्ग अपने लिए वर्ग है तब बनता है जब उसे अपने वर्गीय हितों की चेतना समझ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेटो के लिए कल्पित वे जो प्रथा को मानने वाले होते हैं, नवीन प्रक्रिया की कमी होती है, गैर अभिजात वर्ग बनना, खतरे उठाना। तो क्या होता है, प्रथा को मानने वाले। पैरेटो के लिए कल्पित कौन है, जो प्रथा को मानने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। पैरेटो के लिए कल्पित वे हैं जो प्रथा को मानने वाले उन्होंने समाज की एक ऐसी संतुलनशील व्यवस्था के रूप में कल्पना की है जिसकी संपूर्णता परस्पर निर्भर भागों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेवर की वस्तुहीन विधि का क्या उद्देश्य है। तो बेवर की वस्तुहीन विधि का क्या उद्देश्य होता है कि कर्ता की कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ होती है ना। क्या है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वस्तुहीन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय अंतर्दृष्टि अथवा व्यक्तिगत बोध या समझ से है, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतर्क्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। कूले ने वस्तुहीन के बारे में लिखा है कि इसका विकास संप्रेषण के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क के साथ संपर्क से होता है। बेवर की वस्तुहीन विधि का उद्देश्य क्या होता है, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आदर्श प्रारूप के अनुसार है। तो बेवर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है, तो ये दिए हुए हैं और इनमें से सही को हमको चुनना है। तो औसत, वास्तविकता का मूर्त विवरण, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना, ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये गलत है। वहीं एक समूह के लोगों की विशेषता ये जो है तो सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही नहीं है किंतु 4 जो है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं। तो कौन सा है, डेहरनड्रॉप का है। डेहरनड्रॉप मानते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं, यथा संघर्ष और मतक्यता, सामंजस्य। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों जो है तो एक दूसरे की पूर्व आवश्यकताएं हैं। ये दोनों विकल्प न होकर एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि पहली थोड़ी बहुत मतकता न हो। इसी प्रकार संघर्ष जो है तो अंततः मतकता और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्री अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। तो कौन सा वो शब्द है, वो मूल योग है। मूल योग को समाजशास्त्री अवधारणा में उपयोग नहीं किया है, किसने, मैक्स वेबर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खीम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है कि निम्न में से कौन सा वह रूपक जो है तो नहीं है। तो कौन सा नहीं है, संरचनात्मक विभेदीकरण जो है तो नहीं है। वहीं सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र है, दमनकारी कानून है और सादृश्य है।
चलिए देख लेते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या है कि दुर्खीम ने अपनी पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर में सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दुर्खीम ने दो प्रकार की सामाजिक एकता का उल्लेख किया है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता क्या होती है? वह यंत्रवत एकता का प्रारूप है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में समा जाता है। आदिम समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। सावयवी एकता क्या है? सावयवी एकता से आशा है कि श्रम विभाजन के आधार पर बिखरे समाज में आवश्यकता आधारित निर्भरता या एवं एकता। सावयवी एकता में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व जो है तो क्या क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेबर के अनुसार जाति के लक्षण हैं। तो वेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या है कि एक बंद परिस्थिति समूह के रूप में लक्षण है। वेबर ने जाति को एक परिस्थिति समूह माना है, क्योंकि वेबर ने समाज के स्तरीकरण की व्याख्या परिस्थिति के आधार पर की है, अर्थात परिस्थिति समूह ही वर्ग का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रॉल्फ डेहरनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार क्या है। तो क्या है आधार? सत्ता संबंध। रॉल्फ डेहरनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार सत्ता संबंध है। वे कहते हैं कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नीचे दी गई संहिताओं में से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर देख लेते हैं कौन सा है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा कौन है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा जो है तो राजनीतिक व्यवस्था है, वैधानिक व्यवस्था है और जागरूकता के स्वरूप है, लेकिन यहाँ पास वर्ग जो है तो नहीं है। इसलिए देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है। आंसर जो है तो हमारा सी है। 1 2 3 जो है तो सही हो जाएंगे। चलिए एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज के ढांचे को दो भागों में विभाजित किया है, अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर और अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर। अधिसंरचना में समाज का ऊपरी ढांचा आता है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सांस्कृतिक, राजनैतिक, बौद्धिक एवं वैधानिक पक्ष आते हैं। वहीं अधोसंरचना में भौतिक संसाधनों को रखा जाता है, जैसे भूमि, भवन, संपत्ति और श्रम आदि। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्क्स के विचार से पूंजीवाद में श्रमिक अलगाव से ग्रसित होते हैं। पूंजीवाद श्रमिकों की मेहनत को उनके जीवन जीने का केवल साधन मात्र बना देते हैं। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है तो आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया को दर्शाता है। तो सामाजिक क्रिया को कौन सा दर्शाता है मैक्स वेबर के अनुसार कि एक व्यक्ति दो पूर्वजों की अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो, है ना। तो कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी कहलाती है जब क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के मनोभावों तथा क्रियाओं का क्या होता है, समावेश होता है, और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि जो है तो निर्धारित हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है ना। तो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रकारवाद है। क्या है? प्रकारवाद। जो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन एक बार। प्रकारवाद समाज को उसके अंगों के सामंजस्य एवं सहमत पर आधारित देखता है, जबकि संघर्ष का सिद्धांत जो है तो समाज को उसके अंगों के बीच संघर्ष के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया है। तो किसने किया है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सर्वप्रथम सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। सामाजिक क्रिया की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों तथा क्रियाओं का क्या हो, समावेश हो, और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सूची 1 है, इधर सूची 2 है, इधर संकल्पना दी हुई है, इधर विद्वान दी है। तो उत्पादन के बल कौन है? तो कार्ल मार्क्स जी का जो है तो उत्पादन के बल है। वहीं जैव सदृश्यता की बात करें तो जैव सदृश्यता की बात कौन करते हैं? स्पेंसर जी करते हैं। धार्मिक सदाचार की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर करते हैं। वहीं सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करता है? ऑगबर्न जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने धर्म
शब्द को परिभाषित किया। तो धर्म शब्द को किसने परिभाषित किया है? दुर्खिम जी ने किया है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के विषय में अत्यधिक विस्तृत तथा गहन व्याख्या प्रस्तुत की है। अपने धर्म संबंधी सिद्धांत के द्वारा आपने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना है और वह इस संदर्भ में व्यक्ति के नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म है। इस संबंध में दुर्खिम का अंतिम निष्कर्ष यह है कि समाज ही वास्तविक देवता है। अपने धर्म के सामाजिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए दुर्खिम ने धर्म संबंधी अब तक के सभी सिद्धांतों का खंडन किया है। उनका कहना है कि इन सिद्धांतों में धर्म की उत्पत्ति के संबंध में बताए गए कारण केवल अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अवैज्ञानिक भी हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए दुर्खिम ने एडवर्ड टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर आदि विद्वानों के मतों का क्या किया है? खंडन किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि समाजशास्त्री जो आधुनिक प्रकारवाद के अंग्रेज विद्वान थे उनका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या है? कॉम्टे, स्पेंसर, पैरेटो, फिर दुर्खिम लास्ट में, है ना। एक बार देख लेते हैं इनका कालक्रम क्या है। तो कॉम्टे जी का 1798 से 1857 तक है। स्पेंसर जी का 1820 से 1903 तक है। वी पैरेटो का 1848 से 1923 है। वहीं दुर्खिम जी का 1858 से 1917 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इधर संकल्पनाएं दी हैं, इधर लेखक दिए हुए हैं। तो देख लेके संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप किसका है? तो ये मर्टन जी का है। वहीं प्राथमिक समूह की या प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो कूले जी का है। वहीं समानाधिकृत समूह या कोऑर्डिनेटेड ग्रुप की बात करें तो ये किसका है? ये दुर्खिम जी का है। समूह संशक्ति या ग्रुप कोहिजन की बात करें तो किसका है? लेविस कोजर जी का है। तो हमारा ए जो है तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इधर संकल्पना दी हुई है और इधर क्या दिए हुए हैं? लेखक दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है किसका। तो सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति की बात कौन करते हैं? तो अगस्ट कॉम्टे जी करते हैं, है ना। वहीं एकात्मकता की बात करें तो एकात्मकता किसका है? तो एकात्मकता जो है तो दुर्खिम जी का है। दफ्तरशाही या नौकरशाही की बात करें तो किसका है? ये मैक्स वेबर जी का है। अवशिष्ट एवं भ्रांत वर्ग तर्क की बात करें तो ये किसका है? विल्फ्रेड पैरेटो जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? तो कौन सा है? तार्किक क्रिया। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन का उपयुक्त एवं प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है। सामाजिक क्रिया से उनका तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है और जिनके साथ हम व्यक्तिपरक अर्थ जोड़ते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 रूप बताए हैं: पारंपरिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण जो है तो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से संबंध है? तो कौन सा है? सैनिक समाज जो है, सैनिक और औद्योगिक समाज जो है तो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से संबंध है। स्पेंसर को सामाजिक विचारकों में दूसरा संस्थापक कहा जाता है। स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत विवरण सैनिक समाज तथा औद्योगिक समाज के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? तो कौन थे? स्पेंसर जी हैं। स्पेंसर जो है तो समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्ट कॉम्टे के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय ब्रिटिश दार्शनिक एवं सामाजिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र के जिस नक्शे को बनाया है स्पेंसर ने उसमें क्या किए हैं? रंग भरे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सावयवी सिद्धांत या ऑर्गेनिक थ्योरी कहलाती है। देख लेते हैं कि सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है सावयवी सिद्धांत कहलाता है। स्पेंसर ने मानव समाज की एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव जीव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे सरल से एक जटिल व्यवस्था के रूप में ले लेता है। सूची 1 दी हुई है, इधर सूची 2 दी हुई है। सूची 1 को 2 से मिलाना है तो दुर्खिम का जो है तो दुर्खिम का क्या आ जाएगा? सामाजिक तथ्य आ जाएगा। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर जी का कौन सा है? सामाजिक डार्विनवाद है। लेटेंट फंक्शन की बात करो तो
ये कौन सा हो जाएगा, अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस हो जाएगा। मर्टन की बात करें तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। तो किसकी होती है, श्रम की होती है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं और उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका श्रम शक्ति की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था, उदाहरण बताइए। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए बिल्कुल सही है। वहीं सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 4 जो है तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लुईस कोजर निम्नलिखित में से किसका लेखक है। तो लुईस कोजर जो है तो किसका लेखक है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट का। देख लेते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन। लुईस कोजर एक प्रकारवादी संघर्षवेत्ता हैं जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में संघर्ष के बारे में अपने विचारों की विस्तृत विवेचना की है। कोजर के अनुसार संघर्ष 2 रूप हैं, कौन कौन से, संगठनात्मक और विघटनात्मक। संगठनात्मक जो है तो जिसमें संघर्ष समूह को समाज की मौलिक मूल्यों के प्रति समान अवस्था होती है, और विघटनात्मक जो है तो जिसमें संघर्ष समूहों की समाज के मूल्यों के प्रति कोई आस्था नहीं रह जाती है। इधर सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, अवधारणा और विद्वान। तो टुटकावाद के कौन विद्वान है, तो कौन विद्वान है टुटकावाद के। टुटकावाद की अगर बात की जाए तो टुटकावाद के हमारे दुर्खीम जी हैं। कौन है, दुर्खीम जी हैं। वहीं तार्किक की बात करें तो तार्किक की बात कौन करता है, पेरेटो जी करते हैं हमारे, है ना। दुर्खीम इसके हो गए। टुटकावाद की संघर्ष की संगठनात्मक की बात कौन करता है, तो संघर्ष की संगठनात्मक स्थली की कौन बात करता है, तो हमारे कॉलिंस जी की बात करते हैं। अनिवार्यता समन्वित संघ की कौन बात करता है, तो ढेरनडाब जी बात करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स जी करते हैं। सामाजिक तत्व दुर्खीम जी बात करते हैं। तर्क संगतकार पेरेटो जी बात करते हैं। आदर्श कोड की बात कौन करते हैं, वेबर जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुर्खीम का प्रतिपादन स्पष्टता के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित है। तो किससे, दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का योगदान है। तो योगदान किस में है, सामाजिक रूपांतरण में मूल्यों की भूमिका में मैक्स वेबर का योगदान है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ढेरनडाब के लिए वर्ग संघर्ष से संबंधित क्या है, तो अनिवार्यता समन्वित संघ जो है तो ढेरनडाब के लिए वर्ग संघर्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उसी तार्किक क्रम में बताना है जिस प्रकार रॉल्फ ढेरनडाब ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में रखा है। तो देख लेते हैं कि संघर्ष के सिद्धांत में कैसे रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने आवश्यक करणीय समन्वित समूह रखा है। फिर उसके बाद क्या किया है, शासक एवं शासित। फिर उसके बाद हित समूह। फिर उसके बाद संघर्ष। तो हमारा सबसे पहले डी आएगा, है ना। तो सी और डी में है। फिर उसके बाद बी, मतलब ये हो जाएगा डी आंसर जो हमारा है सही हो जाएगा कि सबसे पहले डी, फिर बी, देन ए, फिर उसके बाद सी। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की किसी वर्ग में सदस्यता को उसकी आर्थिक व्यवस्था में स्थिति को देखकर ही निर्धारित किया जाता है। वर्ग संघर्ष किसी एक वर्ग के दूसरे वर्ग द्वारा शोषण की आवश्यकता का प्रतिफल है। तो हमारा ए और आर जो है तो दोनों सही है, और ए जो है तो आर का सही स्पष्टीकरण है। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक समाज में संघर्ष के बदलते स्वरूप का संबंध निम्नांकित कारकों में से किसमें नहीं है। तो किसमें नहीं है, नहीं पूछा है। तो आर्थिक स्तर के सुधार के लिए वर्ग निर्माण की कम आवश्यकता है, इसमें नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया है। तो किसने दिया है, दुर्खीम जी ने दिया है। किसने, दुर्खीम जी ने दिया है। देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात कौन करते हैं? अगस्ट काम्टे जी। समाजीकरण की सिद्धांत की बात कौन करता है? मैक्स वेबर जी। यांत्रिक और इकाई की एकमकता की बात करते हैं दुर्खेम जी। उद्विकास की बात कौन करते हैं? स्पेंसर जी करते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में किताबों में से किसमें मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा का विवरण दिया है? तो किसमें दिया है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। तो हमारा डी आंसर जो है तो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया है? ईश्वर परक, अभौतिक और तथा वैज्ञानिक। तो किसने किया है? अगस्ट काम्टे ने किया है। हमने पहले भी देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कोड के अनुसार लेखकों को उनके पुस्तकों से जोड़ें। तो देख लेते हैं। वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष, ये किसका है? वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष जो है तो हमारे कोजर जी का है। वहीं पास अगर बात करें तो समाज का अभिपीड़न सिद्धांत डेरनडाफ जी का है। अब तक के समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसका है? तो ये हमारे मार्क्स साहब का है। हिंसक बल प्रयोग किसका है? और कॉलिंस जी का है। तो हमारा सी आंसर जो है तो सही हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? लेविस कोजर जी ने जोड़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? तो अतार्किक क्रियाएं जो हैं तो क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अतार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि दुर्खेम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? तो किसका कार्य था? जनसंख्या का घनत्व। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? तो ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था जो है तो लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का भेदी प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है? तो रॉल्फ डेरनडाफ के अनुसार। वहीं वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है तो कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है तो अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि आप सामाजिक तत्व को कैसे ध्यान करेंगे? यह है तो यह क्या है? मानव मस्तिष्क के बाह्य के रूप में, प्रतिबंधक के रूप में और आम के रूप में। तो हमारा ए जो है 1, 2, 3 जो है तो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज से हमारा ये चैप्टर यहीं से समाप्त